सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। और मेरे साथ कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूँगा और हमेशा अपने देश के विकास में सहयोग करूँगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए वेक्टर के अगले वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। जी हाँ, तो शुरू होने जा रहा है कोप्लेनर वेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से बच्चों, ये कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो बच्चों, ध्यान दो जरा, यहां पर कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स दैट लाई इन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में आ जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बोलो, कोप्लेनर वेक्टर्स। प्लेन समझते हो? अच्छा पहले बताओ, प्लेन जैसे मेरी हथेली है, ये क्या है बेटो, एक प्लेन है। प्लेन एक प्लेन है। प्लेन कभी ऐसा नहीं होगा, प्लेन कभी मुड़ा नहीं होगा, प्लेन हमेशा सीधा। जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या है, एक प्लेन। जमीन क्या है, एक प्लेन। छत क्या है, एक प्लेन। तो प्लेन जो है बेटा वो कभी भी इस प्रकार का नहीं होगा। प्लेन का मतलब सीधा। जैसे हमारी हथेली क्या है, बोलो, एक प्लेन है। ठीक है। देखो, जैसे कि मान लो अगर हमने ये दो वेक्टर लिए, दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, दो वेक्टर लिए, तो क्या ये दो वेक्टर एक प्लेन में हैं? क्या एक ऐसा प्लेन पॉसिबल है जिसमें ये दो वेक्टर आ जाएंगे? देखो, इस ब्लैक वाले वेक्टर को हमने खिसकाया और खिसका करके यहां ले आए, यहां ले आए। अब देखो, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में आ गए। देखो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन हो गया ना, जिनमें दोनों वेक्टर लाई कर गए। ये वाला प्लेन ऐसे बनाओ, इस प्लेन में देखो दोनों वेक्टर आ गए। तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए, कोप्लेनर। ठीक है। तो ये वेक्टर जो था, इस वेक्टर को हम खिसका कर यहां ले आए और दोनों वेक्टर एक प्लेन में आ गए। तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए, बोलो, कोप्लेनर। तो इसको हम खिसका करके इसके प्लेन में ले आए और इसको इसलिए खिसका पाए क्योंकि ये फ्री था। फ्री, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर कोई वेक्टर फ्री है तो उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्री का मतलब जो किसी स्पेशल पॉइंट से पास ना हो। देखो, मैंने बताया है एक वीडियो में कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग में देखो बताया है फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब जो किसी स्पेशल पॉइंट से पास होते हैं उनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फ्री वेक्टर जो किसी स्पेशल पॉइंट से पास नहीं होते उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर दो में से एक वेक्टर फ्री है तो दो वेक्टर हमेशा ही एक प्लेन में आ जाएंगे। मतलब दो वेक्टर आप स्पेस में कहीं भी ले लो, दो वेक्टर आप स्पेस में कहीं, मतलब दो वेक्टर हैं, इसको खिसकाया, देखो इधर ले आया, अब देखो दोनों एक प्लेन में आ गए। तो दो वेक्टर में से अगर एक वेक्टर फ्री है, एक भी फ्री है, तो दोनों वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, हमेशा। ठीक है। तो पहली बात देखो कि टू वेक्टर्स, two vectors out of which one is free, ठीक है, two vectors out of which one is free are always coplanar। तो अगर दो वेक्टर जिनमें से एक वेक्टर फ्री है वो हमेशा ही कैसे होंगे, बोलो, कोप्लेनर होंगे, हमेशा। दूसरी बात, थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर हैं मान लीजिए, अब उनमें से चाहे कोई फ्री हो चाहे ना हो, तीन वेक्टर हैं, थ्री वेक्टर्स, ठीक है, चाहे फ्री हो चाहे ना हो, थ्री वेक्टर्स मे बी फ्री। तो तीन वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। थ्री वेक्टर्स मे और may not be coplanar। तीन वेक्टर जो हैं
वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो 3 वेक्टर मैंने लिए, मान लो 2 वेक्टर ये थे, तीसरा मान लो ये था। अब मान लो अगर ये फ्री भी है और हम इसको अगर मान लो खिसका के यहाँ पर ले भी आए, अब देखो तीनों एक प्लेन में नहीं आ सकते। एक प्लेन ऐसा संभव नहीं है जिसमें तीनों आ जाए, तीनों एक प्लेन में देखो नहीं आ सकते। ठीक है, तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं आ सकते, जरूरी नहीं कि आ जाए, आ भी सकते हैं। तो अगर 3 वेक्टर फ्री भी हैं तो देखो तीनों एक प्लेन में नहीं आ रहा है, ये 2 एक प्लेन में आएंगे, ये 2 एक प्लेन में आएंगे, ये 2 एक प्लेन में आएंगे, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे। तो 3 वेक्टर एक प्लेन में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 2 वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, हमेशा। लेकिन 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब अगली बात यह है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, है ना। तो तीसरी बात देखो ये कि 3 वेक्टर्स, ठीक है, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, व्हेन मतलब कंडीशन क्या होगी कि 3 वेक्टर कोप्लेनर हो जाएं। तो देखो ध्यान दो बच्चों, कंडीशन ये होती है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। देखो 3 वेक्टर, देखो ध्यान रखना ये 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर कोई भी हो सकते हैं ए बी सी। ये 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर नहीं है। देखो पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में बड़ा अंतर है। जैसे पोजीशन वेक्टर हमेशा एक ही पॉइंट से निकलते हैं, जैसे कि मान लो अगर एक पॉइंट ओ है तो तीनों वेक्टर वहीं से निकलेंगे अगर ये पोजीशन वेक्टर हुए तो। ये 3 कोई भी वेक्टर है, एक ऐसे है, एक वैसे है, एक ऐसे, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीनों एक ही पॉइंट से निकलें। अगर ये तीनों पोजीशन वेक्टर होते हैं किसी पॉइंट्स के, है ना, तो वहां पर 3 पॉइंट्स लिखा जाता है, 3 पॉइंट्स, तो हम कहते हैं ये तीनों उनके पोजीशन वेक्टर है। 3 वेक्टर लिखा है, इसका मतलब कोई भी 3 ये फ्री मस्त वेक्टर हैं, मस्त अपनी चाल में जा रहे हैं, कोई भी 3 फ्री वेक्टर हैं, तो ये अगर कोप्लेनर होंगे तो देखो उसकी कंडीशन ये होती है कि किसी भी एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। a बराबर एम बी प्लस एन सी, या b बराबर एक्स ए प्लस वाई बी वाई सी, या c बराबर पी ए प्लस क्यू बी। एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में अगर हम लिख पाएंगे तो हम कहेंगे तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। लेकिन ध्यान देना, जैसे ए को बी और सी के टर्म में लिखा, तो ये बात ध्यान रखना कि बी और सी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर, बी और सी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तब हम ए को बी और सी के टर्म में लिख पाएंगे। इसी प्रकार अगर बी को ए और सी में लिखा तो ए और सी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, सी को ए और बी में लिखा तो ए और बी नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो अगर हम एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म में लिख पाए तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर, है ना। मतलब कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सम करें तो वो तीसरे के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे तीनों वेक्टर कोप्लेनर कहलाते हैं। पहली कंडीशन ये। देखो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह को जरा समझ लें। आखिर ऐसा क्यों हुआ, समझो जरा ध्यान से। देखो लिखो इसको जरा, देखो जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, 3 वेक्टर हैं, एक प्लेन में है। देखो ऐसा करें, ए को यहां लगाएं ऐसे करके, बी को मान लो हम यहां लगाएं ऐसे करके, और सी को मान लो हम यहां लगाएं ऐसे करके। ठीक, सी को मान लो यहां ऐसे लगा दें।
अब मान लो इस ए को आगे बढ़ाएं, बी को भी आगे बढ़ाएं, सी को भी आगे बढ़ाएं, अब देखो एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। मान लो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। अब देखो जो ए बी वेक्टर होगा ना, ए बी क्या होगा, ए सी प्लस सी बी। देखो ट्रायंगल लो, ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस सी बी होगा। अब ए बी जो है ना वो वेक्टर ए के कोलिनियर है, तो इसको हम m इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं। देखो ए सी वेक्टर वेक्टर बी के कोलिनियर है, तो n इंटू बी लिख सकते हैं। सी बी वेक्टर ए के कोलिनियर है, तो मान लीजिए l इंटू सी लिख दें, l इंटू ए, l इंटू ये सॉरी सी है, ठीक है, तो l इंटू सी लिख सकते हैं। बोलो, चूंकि ये जो ए बी वेक्टर है ये ए के कोलिनियर है, तो इसको m इंटू ए लिख सकते हैं। ए सी वेक्टर वेक्टर बी के कोलिनियर है, तो n इंटू बी लिख सकते हैं। सी बी वेक्टर सी के कोलिनियर है, तो n इंटू सी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, यहां से m से डिवाइड कर दें, तो a बराबर क्या हो गया, n बाई m इंटू बी और l बाई m इंटू सी। इसको फिर से मान ले x और इसको फिर से मान ले y, तो क्या हो गया, वेक्टर a बराबर x इंटू बी और प्लस y इंटू सी। देखो आपने वेक्टर a को b और c के टर्म में लिख दिया, बात समझे। तो इसीलिए अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में हैं तो उनसे ट्रायंगल बन सकता है, उनको आगे पीछे बढ़ा के। भाई देखो जैसे a को यहाँ लगाया, b को यहाँ लगाया, c को यहाँ, थोड़ा थोड़ा उनको बढ़ाया, लंबा थोड़ा किया, उससे ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल बनते ट्रायंगल लॉ लग गया और इससे ये आ गया। तो एक कंडीशन ये है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो एक को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरी कंडीशन ये होती है, हालांकि ये कंडीशन हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं अभी, लेकिन फिर भी कोप्लेनर आ गया तो बता देता हूं। देखो मैं, अगर तीन वेक्टर, मान लो एक वेक्टर है, हमने उसको i j k में लिखा, क्योंकि मैंने बताया था बेटा कोई भी वेक्टर जो है वो i j k में लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर जो स्पेस में है उनको i j k में लिख सकते हैं। मान लो एक वेक्टर a है, मान लो दूसरा वेक्टर b है, और मान लो तीसरा वेक्टर c है। और मान लो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, देखो आगे चल के एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा शॉर्ट में भी समझ लो। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होता है हम लोग आगे चल के अभी सीखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी आ गया, एक साथ बताना जरूरी था, क्योंकि ये कोप्लेनर की कंडीशन इसके साथ में बताना जरूरी था। हालांकि आगे चल के फिर मैं तुमको पढ़ा दूंगा एक बार, तो बस अभी ये शॉर्ट में समझ लो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं जानता हूँ तुम नहीं समझते हो अभी, मुझे मालूम है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। तो बस तुम ये समझो कि अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। इसी को हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसी को हम इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना। मतलब उन तीनों वेक्टर से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा 0 होगा अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तब। और इसी चीज को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हम लोग आगे डिटेल से सीखेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि डिटर्मिनेंट 0 होता है बस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो एक कंडीशन तो ये कि एक को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये, बात समझे, लिखो इस बात को।
तुम तारा तुम तारा तुम तरम तरम तुम तरम तरम दुनिया के हैं ला करम पर अपना एक करम चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम हो मेरा चना बना है आला इसमें डाला गरम मसाला इसको खाएगा दिल वाला चना जोर गरम हो मेरा चना खा गया गोरा खा के बन गया तगड़ा घोड़ा हो मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा मार के तंगड़ी उसको तोड़ा चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर। देखो बच्चों ध्यान दो, ये सवाल अपने पास है कि अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो बताना है m की वैल्यू क्या होगी। तीन वेक्टर कैसे दिए बेटा? कोप्लेनर। तो इसका मतलब अभी हमने पढ़ा कि इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 कर दिया जाए, ये ज़्यादा आसान कंडीशन होती है। लेकिन ध्यान रखना ये कंडीशन तभी होगी जब i j k में लिखे हों। समझो, तीन वेक्टर अगर i j k में लिखे जाएं और वो कोप्लेनर होंगे तब हम डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे। i j k में लिखे हैं, समझे? देखो क्या होगा, चूंकि कोप्लेनर हैं तो इनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट देखो ये क्या है, m i कैप माइनस j प्लस 2k कैप 2i कैप प्लस j माइनस का k कैप और 3i कैप माइनस j प्लस का k कैप। देखो ये कोफिशिएंट क्या हो गया m, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया बोलो 2, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -1, ये हो गया 3 -1 1। तो ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम कहेंगे वेक्टर कैसे हैं बेटा? कोप्लेनर है। समझो ध्यान से। अब डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं ये हमको आना चाहिए, पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब पढ़ा है कि नहीं? एक बार डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन पढ़ो। देखो मेरा बेटा पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है इस पे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है, पढ़ो एक बार जाके। देखो कैसे करते हैं, m इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1, दिस इंटू दिस 2 और माइनस दिस प्लस का 3 और प्लस का 2, तो क्या होगा -2 -3 और ये हो जाएगा 0। देखो ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 5। ओह, m का टर्म ही कैंसिल हो गया तो m आएगा ही नहीं। चेंज करें थोड़ा सा, चेंज करें। देखो थोड़ा सा इसको कर देते हैं यहाँ पर 2j कर दो, 2j, चलो यहाँ 2 कर देते हैं, अदरवाइज सवाल ही गलत हो जाएगा क्योंकि m ही खत्म हो गया। m खत्म हो गया तो m आएगा कहाँ से? थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा m ब्रैकेट में ये 2 और -1, अब ठीक है +1 हो गया। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू m प्लस 5 और ये क्या हुआ बोलो -5 इंटू 2, तो -10 बराबर 0। तो m की देखो वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, बहुत इजी। तो मतलब अगर तीन वेक्टर जो i j k में दिए जाएं वो कोप्लेनर दिए जाएं तो हमेशा आप डिटर्मिनेंट को 0 कर दीजिए, हमेशा। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो मैंने तुमको पहले ही बताया था बेटा कि मैथ्स में डिटर्मिनेंट 3 जगहों पर 0 होता है। एक तो ये कोप्लेनर वेक्टर के केस में, एक तुमको 2 कॉन्सेप्ट तुमको मैंने बताए थे। एक बताया था डिटर्मिनेंट में कि अगर कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन के 9 नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन हैं तब भी उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। और एक बताया था स्ट्रेट लाइन में
कि अगर 3 लाइंस हैं और 3 लाइंस जो हैं वो अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, मतलब 3 स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट से पास होंगी, मतलब अगर वो कंकरेंट हैं तब भी उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट मैथ्स में 3 जगह 0 होता है और इन तीनों में से हर साल एक ना एक सवाल IIT में जरूर आता है। इन तीनों में से एक सवाल हर साल जरूर आएगा, या तो कोप्लेनर वाला आएगा, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। एक हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट में कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस है और उसके नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन है, अब ये सब डिटर्मिनेंट में तुमने पढ़ा होना चाहिए, तुमको पढ़ाया है मैंने, एक बार जाके पढ़ो। और स्ट्रेट लाइन का भी देखो बेटा, मेरा पूरा वीडियो अपलोडेड है 11 की स्ट्रेट लाइन, वहाँ तुमको मैंने समझाया था कि अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी, 3 लाइन अगर कनकरेंट होंगी तब भी उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तीनों में डिटर्मिनेंट 0 होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हर साल इन तीनों में से IIT एक सवाल जरूर पूछता है। मतलब हर साल से मतलब, अब यार तुम मत ये कहना कि सर देखो इस साल नहीं पूछा, जनरली हर साल, ज़्यादातर हर साल IIT एक सवाल इन तीनों में से पूछता है, ज़्यादातर मतलब 60-70% जगहों पर ये सवाल पूछा गया होगा। ठीक है, हर साल से मतलब ये मत कहना सर हर साल देखो पूछता, आपने गलत बता दिया, समझे, ध्यान देना, जनरली मतलब। तो m आ गया, एक बार फिर चेक कर लें, देखो m -1 2 2 2 -1 3 -1 1, ठीक है, क्या है mi कैप माइनस जे प्लस 2k कैप 2i कैप प्लस 2j माइनस k कैप 3i कैप माइनस j प्लस k कैप। तो m -1 2 2 2 -1 3 -1 1, m को किया 2 -1 आएगा, प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 3 आएगा, प्लस 2 हो गया, तो -2 माइनस, ओहो गड़बड़ हो गया ना, -2 -6 आएगा, -6, इसलिए बेटा एक बार चेक करना जरूरी होता है। 2 हो गया तो -2 -6 आएगा बच्चों, तो माइनस का 8 और 2 माइनस का 16, ठीक है, तो m बराबर आएगा 11। अब तो ठीक है, कंफर्म, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा एक बार बेटा चेक कर लेते हैं इसको और भी, क्योंकि मैं जानता हूं ना ये डिटर्मिनेंट है, इसमें अक्सर ये गलतियां छुटपुट हो जाती हैं। हाँ ठीक है, समझे ना। अच्छा अब देखो इसको लिखो जल्दी से, एक दो बातें और देखो इसमें समझे, इंपॉर्टेंट देखो, अब समझो ध्यान से यहां पर, जैसे मैंने बताया कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, अगर मान लो ए बी सी ये मान लो 3 वेक्टर्स हैं और ये 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं, तो इसका मतलब एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, एक बात हमने समझी। अच्छा अब एक बात और समझो, अगर मान लो ए बी सी ये तीनों 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और अगर इनमें ऐसा कोई रिजल्ट है XA प्लस YB प्लस ZC बराबर 0 है, तो कंफर्म है X भी 0 होगा, Y भी 0 होगा और Z भी 0 होगा, कंफर्म है ये बात। इधर क्या होगा, 0 वेक्टर, क्योंकि इधर वेक्टर है इसलिए इधर भी 0 वेक्टर होगा। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी है तो X Y Z तीनों को 0 होना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल यही चीज कोलिनियर में पढ़ा था कि अगर मान लो A और B 2 वेक्टर हैं मान लो, और दोनों वेक्टर मान लो नॉन कोलिनियर है, तो हमने बताया था आपको कि अगर उनमें ऐसा रिलेशन है XA प्लस YB बराबर 0 है, XA प्लस YB बराबर 0 है, तो X भी 0 होगा और Y भी 0 होगा। बिल्कुल ये रिजल्ट हम लोगों ने नॉन कोलिनियर में भी पढ़ा था कि अगर A और B 2 नॉन कोलिनियर हैं और उनमें ऐसा रिजल्ट है तो X Y 0 होंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पर, अगर A B C तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं और अगर उनमें ऐसा रिजल्ट है तो X भी 0 होगा, Y भी 0 होगा और Z भी 0 होगा। देखो जैसे क्या होता है कि मान लो 2 वेक्टर, एक वेक्टर A1I है, A2J है और A3K है, ये इक्वल दिया है B1I कैप
b2j और b3k के, मान लो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो आप क्या करते हो, उनमें i j k के कोफिशिएंट बराबर कर देते हो, है ना। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो आप उनमें i j k के कोफिशिएंट बराबर कर देते हो। देखो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि i कैप, j कैप और k कैप ये तीनों कैसे होते हैं बोलो, नॉन कोप्लेनर होते हैं, नॉन कोप्लेनर। समझे, देखो i कैप क्या होता x के लॉन्ग, j कैप क्या होता y के लॉन्ग, k कैप क्या होता z के लॉन्ग। तो सोचो i कैप, j कैप, k कैप तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे ना, तो तीनों नॉन कोप्लेनर है। तो देखो अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर हैं तो क्या होगा, आप इनको इधर ले आओ, i कॉमन ले लो तो क्या हुआ a1 माइनस b1, j कॉमन ले लो तो क्या हुआ a2 माइनस b2, k कॉमन ले लो तो क्या हुआ a3 माइनस b3 बराबर हो गया जीरो वेक्टर। अब देखो i कैप, j कैप और k कैप तीनों कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। चूंकि तीनों नॉन कोप्लेनर हैं इसलिए उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसका मतलब a1 माइनस b1 क्या होगा, जीरो, a2 माइनस b2 क्या होगा, जीरो, a3 माइनस b3 क्या होगा, जीरो। तो यहां से क्या मिल गया, a1 बराबर b1 और क्या मिल गया a2 बराबर b2 और क्या मिल गया a3 बराबर b3। तभी तो आप ये चीज डायरेक्ट लिख लेते हो, ये चीज आप यहां से डायरेक्ट लिख लेते हो। क्या हुआ, a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, a3 बराबर b3, क्योंकि i j k क्या है, नॉन कोप्लेनर, इसीलिए। तो आप दोनों तरफ i j k के कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं अगर दो वेक्टर बराबर दिए जाएं तो। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो इसीलिए आप i j k के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हो, क्योंकि i कैप, j कैप, k कैप कैसे होते हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं, इसलिए आप ऐसा कर लेते हो। बात ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर बराबर दिए जाएं i j k में तो आप i के कोफिशिएंट को i के बराबर, j के कोफिशिएंट को j के बराबर और k के कोफिशिएंट को k के बराबर हमेशा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिखो ध्यान से। ठीक है, देखो जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकड़, हो प्याला तेरे नाम का पिया, हो गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। देखो ध्यान दो, अभी हमने बेटा क्या पढ़ा कि तीन वेक्टर कब कोप्लेनर होंगे, तीन वेक्टर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, 3 points in space are always coplanar। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 पॉइंट्स अगर स्पेस में हैं तो वो हमेशा एक प्लेन में होंगे, हमेशा। सोचो, मान लो एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ऐसे समझो। अब देखो इन तीनों से एक प्लेन पास हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन पर आ जाएंगे, हमेशा। कोई भी 3 पॉइंट्स तुम स्पेस में ले लोगे तो वो 3 पॉइंट्स हमेशा ही एक प्लेन में आ जाएंगे, मतलब 3 पॉइंट्स इन स्पेस आर ऑलवेज कोप्लेनर। बात समझे। अब देखो 4 पॉइंट्स इन स्पेस में और may not be coplanar। 4 पॉइंट्स अगर स्पेस में हैं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कब वो कोप्लेनर होंगे समझो, जैसे कि मान लो 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D, 4 पॉइंट्स हैं। अब क्या करोगे तुम, इन 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लो, जैसे एक AB बना लो, एक AD बना लो, एक AC बना लो, कोई भी 3 वेक्टर बना लो उसमें चारों पॉइंट्स इंक्लूड हो जाए। तो जैसे मान लो 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D, है ना। मान लो 4 पॉइंट्स हैं तो इनसे तुम 3 वेक्टर बना लो, एक बना लो AB वेक्टर,
एक बना लो AC, एक बना लो AD। अब ये 3 वेक्टर बन गए। अब ये 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हो गए तो चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो जाएंगे। तो 3 वेक्टर्स इफ कोप्लेनर, अगर ये तीनों वेक्टर कैसे हो गए बोलो, कोप्लेनर, देन 4 पॉइंट्स ABCD आर आल्सो कोप्लेनर। अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो ये चारों के चारों पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे बोलो, कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। तो अगर 4 पॉइंट दिए जाएं तो उनसे 3 वेक्टर निकाल लो, और 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं मैंने बताया, अगर IJK में है तो डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, और अगर IJK में नहीं है तो ये कंडीशन लगा दो कि एक वेक्टर 2 के टर्म में लिखा जाए, एक वेक्टर 2 के टर्म में लिखा जाए। तो ऐसे केस में ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे बोलो, कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स की अगर कोप्लेनरिटी देखनी है तो उनसे 3 वेक्टर बना लो। जैसे 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी देखते थे, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते थे, जब उनसे बनने वाले 2 वेक्टर कोलिनियर होते थे, ध्यान रखना। तो इसी प्रकार 4 पॉइंट्स, 4 वेक्टर नहीं 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो उनसे बनने वाले 3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं। और ये 3 वेक्टर कब कोलिनियर होते हैं, जब एक वेक्टर को बाकी 2 के टर्म में लिख सकते हैं तब। ये 4 पॉइंट्स हैं और ये क्या है बोलो, 3 वेक्टर। 4 पॉइंट्स और 3 वेक्टर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो ध्यान से। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती युगों युगों की। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 वेक्टर दिए गए हैं, 3 वेक्टर्स, A + B - 2C, 3A - 2B + 4C और 3A - 7B + 14C। ये 3 वेक्टर ABC में दिए गए, ABC में। अब हमको चेक करना है कि ये कोप्लेनर है कि नहीं है। 3 वेक्टर हैं ABC में। अब देखो, अगर ये IJK में होते तो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कर देते। अब ये IJK में नहीं है, ये ABC में है, तो देखो कैसे करेंगे। जैसे यहां पर एक वेक्टर को A मान लो, एक को B मान लो और एक को C मान लो। अब मैंने बताया अगर ये तीनों कोप्लेनर होंगे तो कंडीशन क्या होती है कि एक वेक्टर को हम बाकी दोनों के टर्म में लिख पाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये कोप्लेनर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो देखें जरा, समझो। अब देखो क्या होगा बेटा, यहां पर लिखो ABC आर नॉन कोप्लेनर। ध्यान रखना, मतलब ABC जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, वो इटसेल्फ नॉन कोप्लेनर है। क्योंकि देखो ध्यान देना, जैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि अगर ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, इन स्पेस में, कि अगर ABC ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं स्पेस में, देन एनी वेक्टर इन स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस में होगा, है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड in terms of these 3,
मतलब अगर 3 वेक्टर हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं स्पेस में, तो देखो ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन स्पेस, देन एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दीज 3। तो मतलब कोई भी वेक्टर अगर कोई भी चौथा वेक्टर मान लो डी है, अगर वो स्पेस में है तो उसको हम ए बी सी के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब डी बराबर लिख सकते हैं एक्स वेक्टर ए, वाई वेक्टर वी, जेड वेक्टर सी। ऐसा हमेशा लिख सकते हैं। देखो जैसे आप किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आई जे के क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर होते हैं। आप किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में तभी लिख सकते हैं क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप कैसे होते हैं, नॉन कोप्लेनर। तो अगर 3 वेक्टर कोई भी नॉन कोप्लेनर हैं, ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो किसी भी चौथे वेक्टर को जो कि स्पेस में है आप उन तीनों के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि प्लेन में था कि एक प्लेन में आप एक वेक्टर को 2 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के यहाँ भी, है ना। तो इसीलिए देखो ये ए बी सी ये कैसे वेक्टर हैं, तीनों नॉन कोप्लेनर हैं। तो मैंने क्या बताया, अब देखो इन तीनों को चेक करना, ये ए ये बी ये सी, इन तीनों को चेक करना कोप्लेनर है कि नहीं। तो हमने वहां मान लो ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर m इंटू बी प्लस n इंटू सी। तो देखो ए वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया देखो स्मॉल a प्लस बी माइनस 2c, और बी वेक्टर क्या हो गया 3a माइनस 2b प्लस 4c, और देखो सी वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया 3a माइनस का 7b प्लस का 14c। अब देखो यहां से a और ये हो गया b, ये माइनस 2c। देखो इधर से a वेक्टर कॉमन लो, तो a वेक्टर के साथ में क्या आया 3m और प्लस का 3n। b वेक्टर कॉमन लो, देखो b के साथ में क्या आया माइनस का 2m माइनस का 7n। c वेक्टर कॉमन लो तो क्या आया बोलो 4m और प्लस का 14n। अब देखो जरा समझो ध्यान से, चूंकि ए बी सी जो हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं, इसलिए हम उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट को क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है। जैसे हमने बताया था आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई जे के कैसे होते हैं, नॉन कोप्लेनर। तो देखो ए का कोफिशिएंट कितना है 3m प्लस 3n, और इधर कितना है 1। देखो b का कोफिशिएंट कितना है माइनस 2m माइनस 7n, और इधर b का कोफिशिएंट कितना है 1। c का देखो कितना है 4m प्लस 14n, और यहाँ c का कितना है बोलो माइनस 2। अब देखो mn में 3 इक्वेशन है। अब इनसे अगर mn की वैल्यूज निकल पाएंगी तो हम कहेंगे कि ये लिखना सही है। इनसे अगर mn की वैल्यू निकली तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये लिखना सही है। तो देखो कैसे मालूम चलेगा mn की वैल्यू निकलेंगे कि नहीं। देखो उसका तरीका ये है कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करके mn निकालो और वो तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। देखो 2 3 को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें, देखो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया बोलो माइनस 4m माइनस का 14n बराबर 2, और ये क्या है बोलो 4m और प्लस का 14n बराबर माइनस 2। देखो क्या हुआ, सब कुछ कैंसिल हो गया, है ना। 0 0 0, मतलब ये दोनों सॉल्व नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड को पकड़े। देखो फर्स्ट सेकंड को पकड़े, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड को लें तो क्योंकि देखो सेकंड थर्ड सॉल्व नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड को ले लें। अब देखो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, देखो हमें m और n चाहिए। जैसे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके m और n निकालेंगे, वो m और n तीसरे में रखेंगे। अगर तीसरा सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये m और n सही है, और अगर m और n सही है इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं तो वेक्टर कोप्लेनर होंगे। और अगर मान लो m और n निकाला और वो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो इसका मतलब m और n सही नहीं है,
एम और एन सही नहीं है मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते मतलब वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। तो ये तरीका होगा, समझ लो इसको अच्छे से। हमेशा हम कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे क्योंकि ये तीनों नॉन कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो उससे एम एन में 3 इक्वेशन बनेगी, कोई भी 2 लेकर के एम एन निकालो। एक्चुअली इन दोनों से एम एन निकल नहीं पाए क्योंकि सब कुछ कट गया, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड से निकाल लेते हैं। देखो क्या करें, फर्स्ट में गुणा करें 2 से तो 6m प्लस 6n बराबर 2, इसमें करें 3 से तो माइनस का 6m माइनस का 21n बराबर 3। अब देखो ऐड करो तो ये कट जाएगा, माइनस का 15n बराबर 5 तो n बराबर -1/3, n आ गया। n की वैल्यू रख दो, मान लो फर्स्ट में रख दें तो 3m प्लस 3n बराबर 1, तो 3m n की वैल्यू रखो -1/3 तो -1 बराबर 1, तो 3m बराबर 2 तो m बराबर 2/3। तो देखो ये जो m और n आया है ये थर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो थर्ड में पुट करो, थर्ड देखो ये है ना 4m प्लस 14n बराबर -2, m की वैल्यू रखो तो m कितना है 2/3 तो हो जाएगा देखो 8/3, n कितना है -1/3 तो माइनस का 14/3 तो कितना बचा देखो माइनस का 6, देखो आ गया -2 सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड से निकला हुआ m और n थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि m और n सही है, यानी कि ऐसा लिखना सही है, यानी कि वेक्टर कैसे हैं कोप्लेनर। अगर ये m और n थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करता इसका मतलब m और n नहीं सही है, और m और n सही नहीं है इसका मतलब ऐसा लिखना भी सही नहीं है, और अगर ऐसा लिखना सही नहीं है तो वेक्टर क्या हो जाते हैं, नॉन कोप्लेनर। तो ये मेथड होता अगर वेक्टर इस तरीके से दिए जाएंगे तो। क्या समझे, लिखो इसको जल्दी से। अब देखो बच्चों एक लास्ट बात और समझ लो, जैसे मैंने बताया था कि 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कैसे होते हैं कि जब तुम उनसे 3 वेक्टर बना लो और 3 वेक्टर क्या हो जाते हैं, कोप्लेनर। इसी प्रकार देखो एक और तरीका भी है कि अगर मान लो a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स, ध्यान रखना ये 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं अगर, तो एक तरीका तो ये है कि अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनसे 3 वेक्टर बना लेते थे और 3 वेक्टर में फिर वही लगाते थे कि एक वेक्टर बराबर m इंटू दूसरा वेक्टर प्लस n इंटू तीसरा वेक्टर, अभी हमने पढ़ा था। अब देखो एक तरीका और भी होता है कि मान लीजिए इनको अगर हम x y z और मान लो p से मल्टीप्लाई करके 0 करें तो इन सब का सम भी 0 होना चाहिए। तो एक तरीका ये भी होता है, जैसे कि कोलिनियर में था, यही हम लोगों ने कोलिनियर में पढ़ा था कि अगर मान लो a b c ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स मान लीजिए अगर कोलिनियर है ना, ये क्या है 4 कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है। मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसके, 4 कोप्लेनर पॉइंट्स के। तो फिर हमेशा ये कंडीशन होगी, जैसे कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स में ये कंडीशन हुआ करती थी, क्या बोलो कि xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर 0। तो मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता था अगर ये 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर होते थे और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते थे। इसी प्रकार अगर ये 4 पॉइंट्स हैं और उन चारों पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर हैं, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, अगर ये 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं और वो चारों पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर, तो फिर ये कंडीशन होगी कि कांस्टेंट का सम हमेशा क्या होगा, 0। तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती कंडीशन। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इन चारों पॉइंट से 3 वेक्टर बना लेंगे, है ना, और उन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव कर देंगे। बस समझे।
तो बच्चों ये हम लोगों ने कोप्लेनरिटी को पूरी तरीके से सीख लिया। तो कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे, इनको हमने सीख लिया तो हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।